नमस्कार, देवभूमि देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रुड़की की खबर के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी का रुड़की दौरा है। कई विकास कार्यों का शिलान्यास उन्होंने किया है। ऑक्सीजन प्लांट का भी लोकार्पण किया। सिविल अस्पताल में लगा है ऑक्सीजन प्लांट। नेहरू स्टेडियम में जनसभा को संबोधित भी वो करेंगे। तो ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया है पुष्कर सिंह धामी ने। सिविल अस्पताल में भी जाकर उन्होंने जानकारी ली कि अस्पतालों की व्यवस्थाएं क्या है। नेहरू स्टेडियम में जनसभा को वो संबोधित भी करेंगे। रुड़की दौरा है सीएम पुष्कर सिंह धामी का। पुष्कर सिंह धामी कई विकास कार्यों का शिलान्यास कर चुके हैं, लोकार्पण कर चुके हैं। कई तोहफे उन्होंने रुड़की को दिए। इसके अलावा अब आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तो ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया गया है। सिविल अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगा है। नेहरू स्टेडियम में जनसभा को संबोधित भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। रुड़की पहुंचे और रुड़की की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। नेहरू स्टेडियम में जनसभा को वो संबोधित भी करेंगे। तो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये स्टेडियम की तस्वीर। थोड़ी ही देर में जनसभा को संबोधित करेंगे पुष्कर सिंह धामी। तो थोड़ी ही देर में पुष्कर सिंह धामी सभा को संबोधित करेंगे। तो रुड़की से लाइव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया है उन्होंने पहले ही सिविल अस्पताल में जाकर। अब नेहरू स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे थोड़ी ही देर में पुष्कर सिंह धामी। सुनील हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं रुड़की से। सुनील, क्या जानकारी मिल रही है? मुख्यमंत्री का दौरा और उन्होंने कई सारी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया है आज। देखिए, आपको बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री का रुड़की दौरा है। रुड़की दौरे के कारण उन्होंने सिविल हॉस्पिटल में जो है उद्घाटन किया है, जो ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन उन्होंने किया है। उसके बाद वो जो है जयंती पासन पहुंचे थे, वहाँ पर स्वामी गिरिनारायण गिरी जी का उन्होंने आशीर्वाद दिया। जिसके बाद फिर आप नेहरू स्टेडियम पहुंचे हैं। नेहरू स्टेडियम में विधानसभा को संबोधित कर रहे हैं। यहाँ पर जो बहुत सारे विकास कार्यों का लोकार्पण भी उनके द्वारा किया गया है। लेकिन वही मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे ही वो सिविल अस्पताल पहुंचे उद्घाटन करने के लिए, तो वहाँ पर कुछ पत्रकारों को वहाँ पर अंदर नहीं जाने दिया है, जिसके कारण कुछ पुलिस बल ने पत्रकारों को रोक दिया और वहाँ पर जो भाजपा के नेता थे वो अंदर गए सेल्फी वीडियो बनाने के लिए। लेकिन पत्रकारों को रोका गया, जिसके कारण जो पत्रकारों के अंदर बवाल देखने को मिलता है। जी, अभी नेहरू स्टेडियम में मौजूद है पुष्कर सिंह धामी। थोड़ी देर में सभा को संबोधित करेंगे। यहाँ पर क्या कुछ कार्यक्रम रखा गया है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी थोड़ी देर में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। वहाँ पर जो बहुत सारे जो विकास कार्य रुड़की क्षेत्र के अंदर हुए हैं, उनका लोकार्पण भी किया गया है। जिसके बाद अब जो है कार्यक्रम देने वाला जनसभा को संबोधित करेंगे और जो अन्य जो योजनाएं चल रही है उनके बारे में उनको बताने वाले हैं। बिल्कुल, जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। उत्तराखंड में 2022 में चुनाव है, उसके पहले ये जो परियोजनाएं हैं, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी शुरुआत मुख्यमंत्री कर चुके हैं, ये कितना असर डालने वाले हैं? बिल्कुल, देखा जाए तो जिस तरह से जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, जिस तरह से जो विकास कार्य है वो निकल के बाहर आ रहे हैं कि कितने विकास कार्य कराने गए, इसको लेकर के मुख्यमंत्री को बुलाया जा रहा है। अलग अलग कार्यक्रम रखे जा रहे हैं। उसमें ये देखा जाए कि जो 2022 जो तैयारियां हैं उसको लेकर के जो है मुख्यमंत्री कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए सुनील। खबर हरिद्वार से, जहां पतंजलि योगपीठ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। रामदेव ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया है।
सीएम ने रामदेव और बालकृष्ण से मुलाकात की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पतंजलि योगपीठ हरिद्वार पहुंचे हैं। यहां सीएम धामी ने योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने पतंजलि रिसर्च सेंटर में बाबा रामदेव के साथ पौधारोपण भी किया। सीएम धामी के साथ राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद भी मौजूद रहे। तो वृक्षारोपण करते हुए ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। बाबा रामदेव के साथ ही पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की और उनके स्वागत में बाबा रामदेव बाहर ही मौजूद थे। उनका भव्य स्वागत किया गया। बालकृष्ण से भी उन्होंने मुलाकात की है, आचार्य बालकृष्ण से। आचार्य जी हाथ लगा दो। तो तस्वीर आप देख रहे हैं, आचार्य बालकृष्ण मौजूद है, बाबा रामदेव इस तस्वीर में मौजूद है। पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हरिद्वार और यहां पर योगपीठ में पहुंचकर पुष्कर सिंह धामी के साथ ही बाबा रामदेव ने भी पौधारोपण किया है और उनका भव्य स्वागत किया गया। पुष्कर सिंह धामी का बाबा रामदेव ने स्वागत किया। पुष्कर सिंह धामी का पतंजलि योगपीठ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। तो वहीं पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की जयंती आज है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। पंडित जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास पर भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। आज गोविंद वल्लभ पंत की 134वीं जयंती है। सीएम ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर लिखा कि पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी के राष्ट्रीय एवं समाज हित में किए गए कार्य सभी के लिए प्रेरणादायी है। तो पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है पंडित गोविंद वल्लभ जी को उनके 134वीं जयंती पर। उत्तराखंड में लव जिहाद को रोकने और धार्मिक स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए पुष्कर सिंह धामी सरकार धर्मांतरण कानून को पहले से सख्त बनाने जा रही है। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बृहस्पतिवार को पुलिस मुख्यालय में अधिकारियों के साथ चर्चा की। इस कानून को उत्तर प्रदेश के कानून की तर्ज पर ही सख्त और प्रभावी बनाया जाएगा। तो चर्चा के वक्त ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। लव जिहादियों की अब पहाड़ों में भी खैर नहीं, अब की बार लव जिहाद का अंत किया जाएगा। कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो धर्मांतरण है, लव जिहाद है, और जो बाहर से जो आए हुए ऐसे लोग हैं जिनके बारे में ठीक से जानकारी नहीं है, उसकी भी जानकारी जुटाई जाएगी। सख्ती से इस पर जो है हमारा कानून काम करेगा, हमारी पुलिस काम करेगी और कानून को हम और सख्त बनाएंगे। विचार कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो तो लव जिहाद को लेकर अब कानून को और भी ज्यादा सख्त करने की बात पुष्कर सिंह धामी कह रहे थे और जिस तरीके से लगातार मामले सामने आते रहे हैं अलग अलग वजहों से, अब उन पर भी लगाम लगाया जाएगा। तो पुष्कर सिंह धामी ये कह रहे थे कि अब इस कानून को और सख्त किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर खास तौर पर इसे और भी ज्यादा प्रभावी बनाने की कोशिश होगी। सुदीप जैन विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, जिस तरीके से लव जिहाद कानून को लेकर अब मुख्यमंत्री की तरफ से कह दिया गया है कि इस कानून को और भी ज्यादा सख्त बनाया जाएगा, तो ऐसे में अब पहाड़ों पर लव जिहादियों की खैर नहीं। जी देखिए, ये समय समय पर शिकायत आती रही है कि पहाड़ में लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाकर, कुछ पैसों का लालच दिखाकर बच्चियों को, कई बार विवाहिताओं को भी ले जाया गया है और हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली जैसे इलाकों में इसके खुलासे हुए हैं। तो कल मुख्यमंत्री ने जो संकेत दिया है ये बहुत दूरगामी संदेश है कि अब ऐसे मामलों में धर्मांतरण और लव जिहाद जैसी जो शिकायतें हैं इसमें सख्ती होगी, कानून और सख्त बनेगा। पुलिस अभी तक जो सामान्य तौर पर गुमशुदगी या ऐसी धाराओं में मुकदमे दर्ज कर लेती है, उनको और डिटेल उनकी रिपोर्टिंग होगी और विस्तृत जांच ये भी की जाएगी कि क्या जो लोग ऐसे धंधे में लगे हैं या जिन्होंने ऐसा कर किया
वो किसी उनके तार किसी गैंग या गिरोह से तो नहीं जुड़े हैं। ये भी मुख्यमंत्री ने विशेष निर्देश दिए हैं पुलिस को। तो देखना होगा अब इसमें सीएम की सख्ती के बाद कितनी तेजी आएगी। सुदीप, एक चीज और भी, उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ही लव जिहाद के कानून में और भी ज्यादा चीजें ऐड ऑन किया जाएगा। तो ऐसे में क्या यूपी के तर्ज पर अगर इस कानून को बनाया जाता है तो वाकई ये कारगर साबित होगा? जी देखिए, ये अभी एक चर्चा है कि क्या उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ऐसा हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का कानून सख्त है। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार का अपना अलग कानून है, उसने भारत सरकार के कानून में अपने विधानसभा स्तर से कुछ संशोधन किए हैं। तो ये बात अगर हम पैरेलली देखें तो उत्तराखंड के कानून से निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश का कानून सख्त है। और ये भी महत्वपूर्ण बात है कि यदि दोनों कानूनों का में संशोधन होकर यदि कानून इम्पोज हुआ तो निश्चित तौर पर अब सख्त कार्रवाई होना तय है। बिल्कुल, और कार्रवाई की बहुत जरूरत भी है, क्योंकि अक्सर हम ऐसे मामले देखते हैं और इसमें बहुत सारी जिंदगियां भी बर्बाद हो जाती है। लेकिन अगर हम इसमें थोड़ा बहुत भी आइडिया लगाएं तो क्या कुछ कानून में शामिल किया जा सकता है? फिलहाल क्या स्थिति है लव जिहाद के कानून में उत्तराखंड में? देखिए, सजा सख्त हो, मुकदमा ट्रायल पर जल्दी आए और जो पूर्व में नियम है जो रिलैक्सेशन के वो खत्म हो। हाँ। ये सारी चीजें शामिल होंगी, क्योंकि ये देखिए विधायी का मामला है, लॉ का मामला है। तो ये भी स्पष्ट है कि इस पे सरकार पहले विधिक राय भी लेगी और पुलिस क्या प्रपोजल भेजती है सरकार के विधायी को और उसमें क्या लागू किया जाता है, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए सुदीप। 2022 में दमदार प्रदर्शन करने के लिए आम आदमी पार्टी लगातार अपना कुनबा बढ़ा रही है। इसी कड़ी में आज कर्नल कोठियाल ने घनसाली से दिनेश बजनियाल को आम आदमी पार्टी से जोड़ा है। दिनेश प्रधान संगठन के अध्यक्ष भी हैं और घनसाली क्षेत्र में जाना पहचाना नाम भी है, लिहाजा दिनेश भजनियाल को जोड़कर आम आदमी पार्टी खुद को और मजबूत कर रही है। तो वहीं दिनेश भजनियाल का कहना है कि वो अरविंद केजरीवाल और कर्नल कोठियाल के विचारों से प्रेरित होकर आम आदमी पार्टी में जुड़े हैं। पार्टी का धीरे धीरे जो एक्सेप्टेंस है वो तो बढ़ता जा रहा है। अभी हम देख रहे थे कि कई जगह ना जैसे सर्वे होते हैं तो उसमें सर्वे में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी जिस दिन से डिक्लेयर करा गया है कि फेस, अब इसका मतलब ये नहीं है कि फेस अजय कोठियाल डिक्लेयर कर दिया तो खाली उसी से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अपने चीज़ों को बताने की कोशिश कर रही है। अगर हम यहाँ पे उत्तराखंड में आ रहे हैं तो किस तरीके से लीडरशिप को हम समझते हैं कि कैसे इफेक्टिव हम आगे चीज़ें बना पाएंगे, तो उसमें हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का एक्सेप्टेंस जो है वो 10 से 15% तक दिखाई दे रहा है। अगर इतने कम टाइम पे हमारा एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है तो अभी तो हमारे ना मेन कैंपेन्स आए नहीं है। अभी हमने एक बिजली का कैंपेन करा था जिसमें दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ का आपस में शुरू हो गया सवाल जवाब कि कोई बोल रहा है 100 यूनिट देंगे, कोई बोल रहा है देखेंगे। के आदी हैं और ये संघर्ष जो है ये मुझे आम आदमी को में देखने को मिला है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी हो, चाहे जहाँ उत्तराखंड के हमारे जो जनरल साहब यानी कोठियाल जी हो, ये संघर्षों की आदी हैं और मुझे संघर्ष करना मैंने बचपन से सीखा है, छात्र जीवन से ही सीखा है। और मैं चाहता हूँ कि उत्तराखंड का नवनिर्माण जो इन्होंने संकल्प लिया है युवाओं के लिए, उत्तराखंड देवभूमि के लिए, तो मुझे जो लगा और जो मुझे देखा मैंने, तो मुझे प्रतीत हुआ कि ये उत्तराखंड का नवनिर्माण कर सकते हैं। और इनसे प्रेरित होकर के कर्नल साहब से और केजरीवाल जी से मैंने संकल्प लिया है कि मैं भी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो है नवनिर्माण में अपना सहयोग। रुद्रप्रयाग में बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण लोगों का जनजीवन प्रभावित हो गया है। तो वहीं आपको बता दें कि सिरोबगढ़ में भारी मलबा आने से सड़कें बाधित हो गई है और दर्जनों वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा है। हाईवे और लिंक रोड के बंद होने से रुद्रप्रयाग और चमोली में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, लेकिन मलबा हटाने के लिए विभाग की ओर से अभी तक मशीनों को नहीं भेजा गया है। पूर्व प्रधान प्रदीप मलासी का कहना है कि विभागीय लापरवाही के चलते फतेहपुर गांव को भी खतरा हो गया है और जनता को तो परेशानियां हो रही हैं। तो जनता को परेशानी का सामना आम आदमी भी देख रहा है कि लगातार जो रोडों की स्थिति है वो बड़ी ही बिगड़ चल रही है, लेकिन उसके साथ साथ स्थानीय जनजीवन भी बहुत खतरे में है। और विगत 3 मई से लगातार इस बारिश का सिलसिला जारी है। और यहाँ पे ये फतेहपुर में जहाँ हम अभी खड़े हैं आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बादल फटा था
और उससे काफ़ी घरों में मलबा घुस गया था। और वर्तमान में लगातार उसके बाद 11 जून, 16 जून और अभी ये आपके 6 तारीख को और आज 9 सितंबर को पुनः फिर ये बारिश का सिलसिला जारी रहा। फिर लोगों के घरों में पानी घुसा। और इसमें बहुत बड़ी बात यह है कि 6 तारीख को जो बारिश हुई है उससे बादलों की गर्जनाहट से हमारे मकानों पर भी दरारें पड़ी हुई हैं। हमने आपदा कंट्रोल रूम को भी सूचित किया था, लेकिन प्रशासन हमारी सुध लेने वाला नहीं है और ना ही कोई प्रशासन अमला यहाँ पे पहुँचा। तो राजधानी में भारी बारिश के चलते रायपुर के सोडा गांव के पास लैंडस्लाइड हुआ है, जिससे यातायात प्रभावित हो गया है। सूचना मिलने के बाद मालदेवता पुलिस ने मौके पर जेसीबी तैनात कर दी है और गाड़ियों को भी सकुशल बाहर निकलवाया गया है। तो आपको बता दें कि मौके पर जेसीबी तैनात है और इसके साथ ही लगातार हो रही बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी यहाँ के लोगों को और यातायात प्रभावित है। जेसीबी मशीन के जरिए रास्तों को खाली करवाया जा रहा है ताकि लोग यहाँ से आ जा सके। देहरादून की ये स्थिति बनी हुई है। तो कोटद्वार में गैस सप्लायरों की तरफ से उपभोक्ताओं को कई किलो गैस निकालकर सिलेंडर दिया जा रहा है। हाल ही में सप्लायर की तरफ से उपभोक्ता को 4 किलो कम गैस के साथ सिलेंडर दिया गया और गैस कम होने के शक में जब ग्रामीण ने सिलेंडर का वजन किया तो 30 की बजाय 26 किलो गैस ही सिलेंडर में पाई गई, जिसके बाद ग्रामीण का आक्रोश देखकर सप्लायर मौके से फरार हो गया। प्रबंधन को जानकारी देने के बाद उनकी तरफ से कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। तो धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। उपभोक्ताओं से धोखाधड़ी यहाँ पर गैस सिलेंडर वाले कर रहे थे, जहां 30 की जगह 26 किलो ही जब देखा गया तो सप्लायर मौके से फरार हो गया। हाँ, यह है कि डिलीवरी के से संबंध में आया था कि क्षेत्र में जो है सप्लाई के बारे में जो बात थी, तो उस हिसाब से हमने छोटी गाड़ियों को डिप्यूट करके गली गली में जो है सप्लाई करना शुरू कर दिया था। इस तरह की शिकायत आई थी, लेकिन अंडरवेट की कोई शिकायत अभी तक नहीं आई थी मेरे पास। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, मैं इस संबंध में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। मेरे लिए उपभोक्ता सबसे बड़ी चीज़ है। उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने के लिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ। लोगों को इतना नॉलेज नहीं है ये मशीनें नापने वाली, हमको तो इतना ही पता नहीं कि कैसे वर्क होता है इसमें। वो उसको बेवकूफ़ बना के वैसे लगा रहे कि इतना हो गया, सिलेंडर में पॉइंट दे रहे हैं कि इतना पॉइंट है, अभी इतना हो गया तुम्हारा। तो हमने तो रखना ही है, सुविधा नहीं है, उतनी दूर जाते हैं हम सिलेंडर के लिए, हमने यहाँ पे बुलाना है। हाँ, तो वहाँ से इतने फायदा उठा रहे हैं, ऊपर से 10 रुपये एक्स्ट्रा भी ले रहे हैं। ये गलत बात है। इतने भी 950 का सिलेंडर हो गया, कहाँ से करना है किसी ने। ये सोचने प्रश्न है कि जहां हम हर घर तक गैस पहुंचाने की बात कर रहे हैं, वहां आज गरीब जनता पर सबसे जो जनता पे जो मार पड़ी है वो रसोई पे पड़ी है। और रसोई को कौन चलाती है? हमारी माताएं चलाती हैं, हमारी बहनें चलाती हैं, हमारी बेटियां चलाती हैं। वो रसोई को चलाती हैं, उनको उसका दर्द पता है। 950 का सिलेंडर 1 महीना भी नहीं चल पाता, 10-15 दिन में खत्म हो जाता है। तो कहीं ना कहीं यही भ्रष्टाचार है कि जो आज 7-8 दिन में सारी गैस खत्म हो जा रही है। शिकायत नहीं। पौड़ी में जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे पट्टी के ग्राम सभा रछूली पहुंचे हैं, जहां उन्होंने फसलों की औसत उपज और उत्पादन के आंकड़ों का संकलन किया। साथ ही धान फसल की कटाई और मढ़ाई का भी डीएम ने जायजा लिया। जिलाधिकारी ने खेत का नक्शा खसरा रजिस्टर की भी जांच की और किसानों की तरफ से बोई गई धान के बीज के बारे में जानकारी भी ली। साथ ही किसानों की तरफ से बताई गई कुछ समस्याओं का निस्तारण करने का भी डीएम ने भरोसा दिलाया है। ग्राम रछूली में हम लोग जो है आज क्रॉप कटिंग के कार्य के लिए आए थे। यहाँ पे क्रॉप कटिंग का कार्रवाई संपन्न किया गया है। क्रॉप कटिंग के उपरांत जो है संबंधित जो काश्तकार है लक्ष्मण सिंह, उनके खेत में 14 किलो 150 ग्राम धान का फसल का कटाई हुआ है। अभी इसको जो है कुछ दिनों तक रखा जाएगा। 15-16 दिवस के उपरांत दोबारा से इसका वज़न किया जाएगा। कितना घट तोली होती है उसको अभिलेख में लिया जाएगा। क्रॉप कटिंग का जो कार्यवाही है हम लोगों ने इस बार ऐप के माध्यम से संचालित किया है। सभी डेटा को ऐप में फीड किया है। तो मसूरी में धूमधाम से हरियाली तीज मनाई जा रही है। बाजारों में भी तीज की खास रौनक देखने को मिल रही है। तो राधा कृष्ण मंदिर के सभागार में महिलाओं के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां महिलाओं ने नाच गाने के साथ त्योहार को मनाया है। हरियाली तीज का त्योहार खास तौर से महिलाओं के लिए होता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और भगवान शिव और पार्वती की विधिवत रूप से पूजा अर्चना करती हैं। हम अपने
पति के लिए रखते हैं, व्रत रखते हैं निर्जला पूरी रात पूरा दिन और धूमधाम से नाच गाना करते हैं, धूमधाम से मनाते हैं। और दूसरे दिन हम व्रत खोलते हैं और पूजा पाठ करके व्रत खोलते हैं। जैसे करवा चौथ है ऐसे ही होता है ये भी। और हम अपने हस्बैंड की लंबी आयु के लिए करते हैं। प्रोग्राम होता है, नाच गाना होता है जी, इसमें सारी औरतें अपना लाल साड़ी पहनती हैं, गहना जेवर जो पहनती हैं। और आज हम लोग सब धूमधाम से मनाते हैं। हरियाली तीज की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी। साथ में मैं यहाँ भी बताना चाहूँगी कि जो नेपाली का हरियाली तीज होता है, इसमें पार्वती माता और शिव भगवान का व्रत रखा जाता है। ये रात भर इसमें पूजा है, पूरी रात भर पूरा व्रत रहता है। रात को निर्जला व्रत रहता है। इसमें रात को अपने पति की दीर्घायु के लिए कामना की जाती है और रात में पति की जो है अच्छे से पूजा की जाती है और सुबह ये व्रत खोला जाता है। तो कोरोना वायरस ने जहां हर त्योहार और धार्मिक कार्यक्रमों पर असर डाला है, तो देश भर में मनाए जाने वाले गणपति महोत्सव पर भी इसका अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। हरिद्वार में पाबंदियों के साथ ही गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है और इस मौके पर महामाया गणपति संगठन ने हर साल की तरह अपने अलग अंदाज में गणेश चतुर्थी की थीम रखी। इस बार वैक्सीनेशन की थीम के साथ पर्व का आनंद उठाया जाएगा, जिसमें गणपति को हाथों में वैक्सीन लगाते हुए दिखाया गया है। संगठन ने बताया कि मूर्ति को बाल रूप देने का उद्देश्य तीसरी लहर के प्रति लोगों को जागरूक करना है, खास तौर से बच्चों को। कोविड नाम का राक्षस पूर्ण रूप से अपनी बाजू फैलाए जा रहा है, तो हमारी सनातन धर्म की एक ही प्रवृत्ति है, ईश्वर के आगे प्रार्थना करनी और सभी प्रकार के राक्षसों का खात्मा होता है। इसलिए आज यहाँ पर माया देवी प्रांगण में गीता भवन में गणपति जी के चतुर्थी वाले दिन यहाँ पर गणपति जी के हाथ में एक जगह इंजेक्शन और दूसरी जगह कोविड बोतल में बिठा के महाराज जी से 7 दिन के लिए तो हर रोज पूजा अर्चना की जाएगी, जिससे कि हमारे विश्व से कोरोना नाम का राक्षस का वध कर दे और दोबारा कभी वो पनप ना पाए। जैसे हर वर्ष की भांति ये हमारा 9वां साल है गणपति जी का। हम गणपति जी के माध्यम से ये संदेश लोगों को देना चाहते हैं, जो महामारी आजकल फैली हुई है कोरोना की और जिसका तीसरी लहर का जो हल्ला मचा, जो कि बच्चों पे बहुत ही खतरनाक है। हम उसके भांति गणेश जी को हमने बाल रूप देके वैक्सीनेशन के अंदर हमने गणेश जी की स्थापना करी है, ताकि जो लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई है वो प्लीज़ वैक्सीन से डरे नहीं और वैक्सीन को लगाएं। श्री महामाया गणपति संगठन इस वर्ष अपना 9वां गणपति उत्सव मना रहा है और ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। और प्रत्येक वर्ष भगवान गणपति किसी ना किसी रूप में संदेश लेकर के आते हैं और यही एक आकर्षण रहता है महामाया गणपति जी का। और इस वर्ष भी गणेश जी जो हैं एक संदेश लेकर के आए हैं कि उनके हाथ में एक तो इंजेक्शन है और दूसरे हाथ में वैक्सीन है और ये संदेश दे रहे हैं कि सभी जो है वैक्सीनेट हो जाएं, सबको वैक्सीन लगे और इस महामारी से सभी मुक्त। और चलिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।